सिक्कों पर आते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। जी, सिक्कों का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्के की धातु, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, प्यूटिन, उसका स्रोत, आकार, वजन, मेट्रोलॉजी, उस पर बने डिजाइन और चिन्ह, आइकोनोग्राफी, बनाने की तकनीक और उस पर दिए गए लेख या संदेश का एनालिसिस शामिल है। सिक्के मिलते कैसे हैं? सिक्के अक्सर संयोग से मिलते हैं, खुदाई में या खेतों में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं खजाने, होर्ड्स, जब बहुत सारे सिक्के एक साथ एक जगह जमा मिलते हैं। होर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? होर्ड्स हमें किसी खास समय में सर्कुलेशन में रही मुद्राओं, उनकी रिलेटिव वैल्यू और उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। मॉनेटरी हिस्ट्री के लिए ये विशेष रूप से मूल्यवान है। भारत के सबसे पुराने सिक्के कौन से माने जाते हैं? भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं आहत सिक्के, यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये ज्यादातर चांदी के होते थे, हालांकि तांबे के भी मिलते हैं। इनका समय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। पंचमार्क्ड क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन पर अलग अलग चिन्ह, सिंबल्स, ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। ये चिन्ह पहाड़, पेड़, जानवर, सूरज, ज्यामितीय डिजाइन जैसे हो सकते हैं। इन पर कोई लेख नहीं होता था। अच्छा, तो इनसे राजा का नाम पता नहीं चलता? नहीं, ज्यादातर से नहीं। हालांकि दक्षिण भारत में मिले कुछ आहत सिक्कों पर बने चिन्हों को पांड्य, मछली, चोल, चेर राजवंशों से जोड़ने की कोशिश की गई है। हाल में संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिन पर तमिल ब्राह्मी में शासकों के नाम हैं, जैसे मक्कोत्तई वलुत्ती। ये तो इंटरेस्टिंग है। पंचमार्क्ड के अलावा और कौन से अर्ली कॉइन्स थे? बिना लेख वाले ढले हुए तांबे के सिक्के भी मिलते हैं। सिक्कों के इतिहास में बड़ा बदलाव कब आया? एक बड़ा बदलाव आया इंडो ग्रीक शासकों के साथ, जो उत्तर पश्चिम भारत में दूसरी पहली सदी ईसा पूर्व में थे। उन्होंने क्या नया किया? उनके सिक्कों पर राजाओं के यथार्थवादी चित्र मिलते हैं। साथ ही उन पर राजा का नाम और उपाधि लिखी होती थी, अक्सर 2 भाषाओं में, एक तरफ यूनानी ग्रीक और दूसरी तरफ प्राकृत खरोष्ट या ब्राह्मी लिपि में। अच्छा, बाइलिंगुअल और बाइलिनियल लेजेंड्स। हाँ, सिक्कों पर यूनानी देवताओं के चित्र भी होते थे। इससे हमें उन राजाओं, उनके शासनकाल, उनके क्षेत्र और उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में काफी स्पेसिफिक जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक्स के बाद शक, क्षत्रप और कुषाणों के सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शक शासकों जैसे पश्चिमी क्षत्रप के चांदी के सिक्कों पर भी राजा का चित्र, नाम, पिता का नाम और तिथियां शक संवत में मिलती हैं। कुषाण सिक्के। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने और तांबे के सिक्के जारी किए हैं। कनिष्क जैसे शासकों के सिक्कों पर उनकी खड़ी या बैठी हुई आकृति, उनका नाम शाओ नानो शाओ कनिष्कानो और रिवर्स साइड पर विभिन्न भारतीय शिव, बुद्ध, ईरानी मित्र, माओ और यूनानी हेलियोस देवता मिलते हैं। ये उनकी सिंक्रेटिक कल्चर को दिखाता है। ज्यादातर सीसे, लीड, पुटीन, अलॉय और तांबे के मिलते हैं। कुछ चांदी के सिक्के भी हैं जिन पर राजा का पोर्ट्रेट बना है, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी के। और गुप्त काल के सिक्के? गुप्तकालीन सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, अपनी कलात्मकता, शुद्धता और विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पर राजाओं को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है, जैसे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, शेर का शिकार करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, अश्वमेध यज्ञ करते हुए समुद्रगुप्त कुमारगुप्त। रिवर्स पर अक्सर देवी लक्ष्मी का अंकन होता है। ये तो आर्ट हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हुए। हाँ बिल्कुल। गुप्तकाल के बाद और प्रारंभिक मध्यकाल में सिक्कों की क्वालिटी और क्वांटिटी में गिरावट की बात कही जाती है, जिसे कुछ इतिहासकार अर्बन डिके और ट्रेड डिक्लाइन से जोड़ते हैं। पर इस पर भी बहस है और ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। क्षेत्रीय सिक्के भी मिलते होंगे? हाँ, कुछ क्षेत्रीय सिक्के मिलते हैं, जैसे बंगाल के हरिकेल क्षेत्र के चांदी के सिक्के, दक्षिण में चालुक्यों, कदम्बों के सिक्के। तो सिक्कों से हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। सिक्कों से आर्थिक इतिहास, व्यापार मार्ग, मुद्रा प्रणाली, धातु के स्रोत, अर्थव्यवस्था का स्तर, राजनीतिक इतिहास, राजवंश, राजाओं के नाम, उनके शासन क्षेत्र, तिथि क्रम, उपाधियां और धार्मिक इतिहास, पूजित देवी देवता, धार्मिक प्रतीकों की जानकारी मिलती है। कला इतिहास के लिए भी